तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी ऐसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है। ज्यादातर भर्तियों में तो रीजनिंग आती है, चाहे वो रेलवे की भर्तियां हो, एसएससी की भर्तियां हो, बैंक की भर्तियां हो। और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, आर.एस. अग्रवाल की। काफी अच्छी पुस्तक है ये। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें सारी ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। आर.एस. अग्रवाल का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, पूरी की पूरी जो ट्रिक्स है वो समझाई गई है। यहाँ पर ये देखिए पूरे आंसर, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग इसे देख सकते हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं वो सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको आर.एस. अग्रवाल की मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इस पुस्तक की एक और खासियत है कि इसमें 47 से ज्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगे रीजनिंग के, 1000 से ज्यादा शॉर्ट एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 7500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है एसएससी, रेलवे, बैंक के ही काम आएगी। इसके अलावा जो बड़े एग्जाम्स हैं जैसे क्लैट, होटल मैनेजमेंट, DSSB, IB टीचर वगैरह की जो वैकेंसी जाती है जिसमें रीजनिंग आती है, उस स्तर को भी इस पुस्तक में ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए पब्लिकेशन, ये एस चांद, और इसकी जो लेखक हैं वो जाने माने लेखक हैं आर.एस. अग्रवाल। वैसे तो सभी विद्यार्थियों के पास आर.एस. अग्रवाल की बुक्स रहती हैं, लेकिन ये जो है ये रिवाइज्ड एडिशन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है रिवाइज्ड एडिशन, संशोधित एडिशन है ये। इसमें कुछ और भी चीजें ऐड की गई हैं जो आजकल एग्जाम्स में जिस प्रकार की जो चीजें हैं वो आ रही हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, एक बार इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं, जल्द तय हो सकता है आरओ परीक्षा का प्रारूप, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी ले सकेंगे टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान के इंटरव्यू। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल शाम को मैंने वीडियो बनाया था। जिन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो नहीं मिले हैं तो वो जाकर के आयोग में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती की। लिखा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर अगले माह तक निर्णय ले सकता है, दिसंबर के माह में निर्णय लेगा। इसको लेकर के आयोग ने कवायद भी शुरू कर दी है। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर के गठित समिति परीक्षार्थियों और केंद्र निर्धारण के मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों की संख्या के आधार पर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। इसके बाद आयोग परीक्षा पर निर्णय लेगा। केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों की वजह से आयोग को आरओ के 10,76,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिले थे। आयोग को 2300 से अधिक केंद्रों की जरूरत है, लेकिन मात्र 978 केंद्र मानक पर खरे उतरे थे। इस आधार पर आयोग ने परीक्षा 2 दिवसों में यानी कि 22 और 23 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया था। इसको लेकर के छात्रों ने विरोध किया और एक दिवसीय परीक्षा की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद आयोग ने परीक्षा स्थगित करते हुए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। अब यह कमेटी परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए गाइडलाइन और परीक्षा केंद्रों के आधार पर समीक्षा में जुटी है। उम्मीद है कि आयोग अगले महीने तक परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर देगा। हालांकि आयोग अभी 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी में जुटा है। ऐसे में आरओ की तिथि पर निर्णय इसके बाद ही संभव है। अभी पीसीएस में आयोग लगा हुआ है। वहीं पर विद्यार्थियों का भी ये कहना है, बहुत सारे छात्रों से मेरी बात हुई है कि विद्यार्थी भी इंतजार कर रहे हैं कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, केवल और केवल पीसीएस की और कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट अगर आती है विद्यार्थियों के पक्ष में तो कोई बात नहीं है। अगर कमेटी की रिपोर्ट विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आती है तो विद्यार्थी जो अपनी बात है वो फिर से अपनी तरह से रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ भर्तियों के इंटरव्यू वगैरह की जो नोटिस है वो तो जारी कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल जानकारी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में नहीं दे रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से पत्र वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वो हरदोई का पत्र हो चाहे वो बांदा का पत्र हो। परीक्षा केंद्रों की मांग की गई है, डीआईबीएस के द्वारा विभिन्न प्रचारियों से मांगा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा, कब हो सकता है, इसको लेकर के विद्यार्थी संशय में है। बेहतरीन यही होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके बारे में ऑफिशियल सूचना अपनी वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर दे दे। इसको लेकर के ट्विटर पर भी मांग की जा रही है। देख सकते हैं राजेश सचान ने ये ट्वीट किया है, महोदय टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तिथियों को लेकर के युवा में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। युवा मंच की यह मांग है कि आयोग इसे स्पष्ट करे कि क्या महाकुंभ आयोजन के दरमियान परीक्षाओं का आयोजन संभव है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। परीक्षा के महाकुंभ के दौरान ये परीक्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। सभी जनपदों की पुलिस फोर्स प्रयागराज आएगी। लगभग 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहाँ पर आवश्यकता होती है कुंभ मेला में, और बहुत सारे जनपद हैं जहां से जो पुलिस है वो यहाँ पर आएगी। उसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, पत्र भी जारी हो गए हैं। प्रयागराज में तो अब भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और बिना पुलिस प्रशासन के परीक्षा कैसे हो सकती है। वहीं पर कुछ ऊंच नीच परीक्षा में हो गया, पेपर लीक वगैरह हो गया, किसी विद्यालय में नकल होगी, तब सरकार की और किरकिरी होगी मेला के दौरान। तो सरकार ऐसा रिस्क लेगी नहीं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो चीजें आयोग स्पष्ट करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये होगा वो होगा, संभावना ये हम लोग बताते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होना भी चाहिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तो किसी भी बात को पूरी तरीके से नहीं मानना चाहिए। अगली सूचना, आगरा व झांसी में 2 नदी जान।
पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल होने से झांसी के मऊरानीपुर के लुहर गांव निवासी महिपत यादव की पुत्री रक्षा ने जान दे दी और परीक्षा पास करने की पूरी उम्मीद के चलते वह शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं आगरा के बरहन के बिरूनी निवासी शिवानी के पासिंग मार्क्स से 2 अंक कम आने से आहत होकर के आत्महत्या करी। तो देखिए, अगर आप इतने योग्य थे, इतने योग्य हैं कि आपका 1-2 नंबर से रह गया है, तो निश्चित तौर पर आपका चयन कहीं ना कहीं और होगा ही होगा। और ऐसी कायराना हरकत कोई भी विद्यार्थी ना करे। वीडियो के समय मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब ये रिजल्ट जारी हुआ था तभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी विद्यार्थी अनावश्यक ऐसा कदम ना उठाए। जीवन बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है और इससे भी बड़े बड़े हादसे आते रहते हैं। एक अदनी सी नौकरी, कोई भी नौकरी हो, चाहे वो IAS IPS की हो, छोटी ही होती है। बहुत सारे ऐसे IAS और IPS हैं जिन्होंने 2-4 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जन्नत मिल गई है। और बहुत सारे ऐसे भी जॉब वाले लोग मिलते हैं जो फ्रस्ट्रेट है। उनका कहना कि जब हम बेरोजगार थे तब बड़ा सुख था, मस्त रहते थे, अब तो नौकरी लग गई है, सुबह शाम ड्यूटी, बच्चे को छोड़ना, ये काम वो काम, इतनी जिम्मेदारी, उधर से बॉस की डांट, अधिकारियों की डांट, फलाना मीटिंग, ये वर्क, बहुत छुट्टी नहीं मिलती है, हमको यहाँ जाना है, हमको बीमार है, जबरदस्ती हमको छुट्टियां नहीं मिलती। बहुत सारी समस्याएं हैं, जांच अलग चल रही है, तो समस्याएं तो पूरी जिंदगी भर रहेंगी। और जितना हंसते हुए मैं बेरोजगारों को देखता हूँ, स्टूडेंट्स लाइफ में जो विद्यार्थी रहते हैं उनको देखता हूँ, उतना हंसते हुए जो लोग नौकरी कर रहे हैं मैं उनको नहीं देखता हूँ। कभी आप लोग भी इस बात को गौर करिए। और रही बात ये तो जीवन का एक पड़ाव है, होता रहता है, आज नहीं तो कल आप लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। अभी आप लोगों की उम्र ही क्या है। मैंने खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 3 इंटरव्यू दिए हैं और मेरा तो कट ऑफ के बराबर नंबर था, कट ऑफ के बिल्कुल बराबर। 7 मेंस लिखे हैं, 3 इंटरव्यू दिए हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं उसके बाद में मेरी सरकारी जॉब लगी थी, लेकिन उसमें कोई रुचि मेरी नहीं रही। तो इसके बारे में मैं कभी अलग से विस्तार से बताऊंगा पूरी बात। तो ये होता है, ये चीजें लगता बहुत बड़ी चीज है लेकिन उतनी बड़ी चीजें होती नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं, लगे रहिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर देखता हूँ, 40-40 साल उम्र के पड़ाव में उनका चयन हुआ, लास्ट में हताश हो गए, निराश हो गए, बाल झड़ गए, पेट निकल आया, खत्म हो गए, घर जाना बंद कर दिया, वो लगता था कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी समाप्त हो गई है, लेकिन लास्ट में उनका चयन हो गया है। सबका चयन हो जाता है अगर वो कोई दूसरा काम नहीं करते हैं और सही तरीके से केवल तैयारी करते हैं। अगली जो सूचना है वो बिहार की है। बिहार से लगातार भर्तियों घोषणाएं हो रही, भर्तियां हो भी रही हैं, थोड़ा सा स्पीड हल्का सा धीमी भी है और कुछ मामले भी आ गए थे, आरक्षण वगैरह का जो मामला था वो आ गया था। और यहाँ पर ये जो जनता दल यूनाइटेड, वहां पर जो पार्टी है, नीतीश कुमार जिसकी प्रमुख है, यहाँ से एक पोस्ट किया गया है, लिखा 15,610 पदों पर स्थायी और संविदा दोनों के आधार पर जल्द होगी नियुक्तियां। तो पंचायती राज विभाग, जिला परिषद से भर्तियां होंगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बात और, वहां से TRE 4 का विज्ञापन भी निकलना है। जैसे TRE 3 समाप्त होगी, TRE 4 यानी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना। वहां के लोग अब अभियान चला रहे हैं डोमिसाइल को लेकर के, कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का चयन वहां पर हुआ है, हजारों विद्यार्थियों का चयन वहां पर हुआ है। और क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है और अलग अलग राज्यों ने अप्रत्यक्ष तरीके से विद्यार्थियों को रोकने की कोशिश की है, तो बिहार में भी रोकने की मांग हो रही है। वहां के विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम लगाया जाए, डोमिसाइल नीति, कि बिहार के राज्य के लोग ही वहां पर आवेदन कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। और इसको लेकर के बिहार सरकार से पूछा गया है, तो उसका जवाब दिया गया है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, बिहार शिक्षक मंच की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये देखिए विधानसभा में, और ये जो मंत्री शिक्षा विभाग के उन्होंने ये उत्तर दिया है। लिखा क्या, यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली की तुलनात्मक में अधिक है? 3-4 क्वेश्चन, उनको एक जवाब दिया गया। क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना चाहिए था वो उनको न मिलकर के बिहार के राज्य के युवाओं को मिला, वो बाहर के राज्यों के युवाओं को मिला? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है? यहाँ पर उत्तर दिया गया, स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 में संशोधन कर यह नियमावली बनाई गई है कि जिसमें भारत का नागरिक हो का प्रावधान है। हमारे भारत का जो संविधान है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी निवासी कहीं पर भी रहने, व्यापार करने या अन्य क्रिया करने का अधिकारी है। तो कोई व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कुछ विशेष राज्यों को छोड़ दिया जाए, विशेष शर्तों को छोड़ दिया जाए, तो उसी के आलोक में यहाँ पर ये जो है अन्य राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करते हैं। लिखा है नीचे, उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। तो बिहार की भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, ये वहां की सरकार ने क्लियर कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।